Here we will see the topic ambulation. यहाँ पे हमारे पास एम्बुलेशन की दो डेफिनेशंस दी गई। उन्होंने कहा है कि एम्बुलेशन हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक है कि इंडिविजुअल की कि वो एबिलिटी उसकी वो एबल है या नहीं है, एबिलिटी टू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इंडिपेंडेंटली, ठीक है, विद और विदाउट असिस्टिव डिवाइसेस। अगर एक पेशेंट विदाउट असिस्टिव डिवाइस वॉक कर रहा है तो वो भी एम्बुलेटरी है, और अगर विद असिस्टिव डिवाइस कर रहा है तो वो भी एम्बुलेटरी है, ठीक है। और एबिलिटी टू वॉक विदाउट द नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस के बगैर हमें पेशेंट को एम्बुलेट करना है, तो वो भी फिर एम्बुलेशन की एक अदर डेफिनेशन है, ठीक है। और ये हमारे पास एक मेन प्रिंसिपल गोल है कि जो हमने पेशेंट का अचीव करवाना होता है आफ्टर अ सर्जरी और फिजिकल थेरेपी एक्यूपेशन में, ये हमारा एक गोल होता है, प्राइमरी गोल, ठीक है। और इन ऑर्डर टू पेशेंट गोल ऑफ एम्बुलेशन, और हम इस गोल को पहुंचने के लिए टू अचीव दिस गोल ऑफ एम्बुलेशन हमें पहले पेशेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। पहले हम उसको असिस्टेंस के साथ चलाएंगे और फिर उसको इंडिपेंडेंटली वॉक करवाएंगे। यहाँ पे उन्होंने असिस्टेंस का दिखाया हुआ है कि वो पेशेंट को असिस्ट कर रहे हैं बिफोर के वो उसको इंडिपेंडेंटली मूव कर सके। वन ऑफ द प्राइमरी पर्पस ऑफ फिजिकल थेरेपी क्या है कि हम इंडिविजुअल को एबल बना सकेंगे और कम्युनिटी में सर्वाइव कर सके और इन्वायरमेंटल में अपने फंक्शन टास्क परफॉर्म कर सके, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास क्या है, फंक्शनल आउटकम ऑफ एम्बुलेशन है, ठीक है। फंक्शनल आउटकम ऑफ एम्बुलेशन हमारे पास क्या आता है कि पेशेंट की मस्कुलर स्ट्रेंथ ठीक होगी, पेशेंट का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ठीक होगा, तो वो जो हमारे पास फंक्शनल आउटकम ऑफ एम्बुलेशन आ रहे हैं ना, उनको हम इम्प्रूव, रिस्टोर एंड मेंटेन करके देखें उन इफेक्ट्स को, ठीक है। उसके बाद एम्बुलेशन इंपॉर्टेंस जेनेटिक्स में क्या उसकी इंपॉर्टेंस है कि हमने एक सर्वे किया जिसमें 51901 पर्सन थे हमारे पास, उसमें जो 70 और 70 ओल्डर थे ना, उनमें हाई मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा था, जो कि वॉक करते थे लेस देन 1 माइल्स, मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल था। जिनके अंदर सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है उनके अंदर हाई मोर्टेलिटी रेट होता है एज़ कम्पेयर टू दोज हु एक्सरसाइज रूटीनली। यहाँ पे इन्होंने बस ये बात बताई है। फिर है एम्बुलेशन के बेनिफिट्स हमारे पास क्या आते हैं, मसल पे क्या इफेक्ट आएगा, जॉइंट पे क्या आएगा, ब्लड सर्कुलेशन पे, कॉन्स्टिपेशन और ऑस्टियोपोरोसिस बोन पे। मसल पे क्या होगा, मसल की स्ट्रेंथ ठीक होगी। अब मसल्स कौन कौन से, लेग के, क्योंकि गेट में एम्बुलेशन में लेग्स इन्वॉल्व होते हैं, तो लेग के मसल्स और एब्डोमेन के मसल्स। जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी, कौन कौन मसल्स पे, लोअर लिम्ब के मसल्स पे, एम्बुलेशन तो वही कराना है हिप्स, नीज और एंकल्स पे। सर्कुलेशन पेशेंट की बेहतर होगी क्योंकि क्लॉट फॉर्मेशन से प्रिवेंशन होगी और स्ट्रोक के चांसेस भी कम हो जाएंगे। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी क्योंकि जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है ना, एब्डोमेन मसल्स हमारे पास वहाँ पे, जहाँ पे स्ट्रेंथनिंग हो रही है, तो स्टिमुलेशन भी होगी इंटेस्टाइनल ट्रैक की बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट देयर। ओस्टियोपोरोसिस हमारे पास ना बेडरिडन पेशेंट में कॉमन होता है क्योंकि वो अपने लोड्स पे बोन पे लोड नहीं डालते, तो हम जब एम्बुलेशन कराएंगे बोन पे लोड आएगा जिसकी वजह से वी विल प्रिवेंट द ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है इसने इसके अलावा ये स्टिमुलेट करेगा, प्रिवेंट करेगा और इम्प्रूव करेगा। स्टिमुलेट किस चीज़ को करेगा, एपिटाइट। जब हम चलेंगे तो हमें भूख भी लगेगी ना, तो यहाँ पे एपिटाइट आ गया। अब खाना खाएंगे उसके बाद हमें यूरिन भी आएगा, ऐसे ही है, तो उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, कि ब्लैडर कंट्रोल डेवलप कराएगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से ये हमें प्रिवेंशन कराएगा। इसके अलावा बेड अल्सर्स बन जाते हैं, प्रेशर अल्सर्स बन जाते हैं, उससे प्रिवेंट कराएगा। पेशेंट को फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस देगा और सेल्फ स्टीम लेकर आएगा। और पोस्ट एम्बुलेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। अब अर्ली एम्बुलेशन क्या है, अर्ली एम्बुलेशन हमारे पास टेक्निक है जब एक पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है या वो पोस्ट ऑपरेटिव से निकला है, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमने उसको ये अप्लाई करनी होती है ये प्रिंसिपल, ठीक है, ताकि पेशेंट कैन गेट आउट ऑफ द बेड और लाइट एक्टिविटी में वो इंगेज हो सके, जैसे वो इंडिपेंडेंटली कम से कम थोड़ा सा सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग में तो आ सके एज पॉसिबल आफ्टर द ऑपरेशन। उसके बाद उन्होंने कहा अब इसकी दो फॉर्म है, एक है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक है अल्टरनेट फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि हमने पेशेंट को ट्रांसफ़र सिखाना है और एम्बुलेशन करानी है, ठीक है। ट्रांसफ़र में पेशेंट को पहले बैठना सिखाएंगे, स्टैंड सिखाएंगे ऑन बेड एंड देन आफ्टर द चेयर, ठीक है। अल्टरनेट फॉर्म में इन्होंने क्या कहा है कि हम पेशेंट को इससे पहले हम क्या करेंगे, जब पेशेंट अभी बेड रिडन नहीं होगा तो पोस्ट ऑपरेटिवली थोड़ी देर के लिए हम उसको ईएमएस लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसको हमने पोस्चर चेंज करते रहना है, पहले वो राइट साइड पे था उसको लेफ्ट साइड पे, मतलब चेंज इन पोस्चर, यहाँ पे चेंज इन पोजीशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराओ, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कराओ और बेड साइकिलिंग कराओ। बेड साइकिलिंग क्यों, टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग एंड इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन टू प्रिवेंट स्ट्रोक।
देन फ्रेमवर्क क्लिनिकल प्रैक्टिस में दो चीज़ें, एवेलुएशन मॉडल और इंटरवेंशन मॉडल, जिसमें हम देखेंगे पेशेंट की एबिलिटीज़ और उसकी लिमिटेशंस। और ये वाला जो फैक्टर है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन फॉल, ठीक है। इन फैक्टर्स पे ना फॉल की हिस्ट्री डिपेंड करती है हमारे पास, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बताया, फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू फॉल इन एल्डरली, ठीक है ना, सॉरी। उसके बाद पहले इन्होंने कहा था इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल में हम क्या देखेंगे कि अनइवन ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस स्मूथ नहीं है, स्टेयर्स पेशेंट चढ़ रहा होगा या नहीं, यहाँ पे पेशेंट के पास कोई एड नहीं है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पेशेंट के पास कोई एड नहीं है, वहाँ पे ग्रिल नहीं लगी हुई, ठीक है, यहाँ पे पेशेंट के पास अपनी कोई असिस्टेंस, पेशेंट घर भूल गया तो भी वो इन्वायरमेंटल फैक्टर में गया। इसके अलावा मेडिकल और साइकोलॉजिकल। मेडिकल में आएगा कि पेशेंट कोई मेडिकेशंस ले रहा था जिसकी वजह से उसको डिजीनेस हुई और वो गिर गया। इसके अलावा डायबिटीज़, ठीक है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस। और साइकोलॉजिकल में हमारे पास ये दोनों आ जाएंगे, डिप्रेशन और फियर ऑफ फॉल। इसके अलावा फिजिकल फैक्टर में क्या है कि पेशेंट के मसल वीक थे, जिसकी आर्म डिक्रीज थी और पेशेंट का बैलेंस डिस्टर्ब था। अब ऊपर हमने पढ़ा है यही मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट फंक्शनल एबिलिटीज़, ठीक है। मेडिकल में कौन कौन सी आ जाएंगी, विजुअल, ओबेसिटी, डिप्रेशन। डिप्रेशन हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर में आएगा, ठीक है, ऊपर वाली है सेम यहीं पे, लेकिन यहाँ पे एडिशन उन्होंने क्या किया, ऑस्टियोपोरोसिस, पुअर न्यूट्रिशन, स्ट्रोक, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ ऑल्डर पीपल। अब हमारे पास उन्होंने कहा है एम्बुलेटरी करेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगी एजिंग्स के साथ साथ। जो एजड पीपल होते हैं ना, उनकी वॉकिंग स्पीड स्लो हो जाती है, मतलब स्लोअर वेलोसिटी, और वो कदम भी छोटे छोटे लेते हैं, मतलब डिक्रीज स्ट्राइड लेंथ। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो वुमेन है ना एट द एज ऑफ 70, उनकी अगर हम स्पीड रिकॉर्ड करें तो वो ये है, ठीक है, 1.27 मीटर पर सेकेंड। अब हमने स्पीड चेक की उन पेशेंट्स की जो जिनके अंदर फॉल ऑफ हिस्ट्री थी और वो जो जिनके अंदर फॉल ऑफ हिस्ट्री नहीं थी। अब जो पहले पेशेंट गिर चुके होते हैं उनको फियर होता है कि हम दोबारा ना गिर जाएं, तो उनकी स्पीड स्लोअर थी एज़ कम्पेयर टू दोज हु डोंट हैव फियर ऑफ फॉलिंग, ठीक है, क्योंकि उनके फॉल की हिस्ट्री नहीं थी, तो उनके अंदर 0.37 थी, और जिनके अंदर फॉल की हिस्ट्री नहीं थी वो तेज़ चल रहे थे 0.64 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है इम्पेयरमेंट्स एसोसिएटेड विद कॉमन फाइंडिंग्स ऑफ गेट एनालिसिस। अब हमने यहाँ पे देखना है कि गेट एसोसिएटेड इम्पेयरमेंट्स क्या है इन एल्डरली। गेट उनकी कैसी होगी, ऊपर अभी हम पढ़ के आए हैं, स्लो वेलोसिटी होगी और स्ट्राइड लेंथ डिक्रीज, जो ऊपर वाली बातें थी। अब जो स्विंग हाइट होगी, वो जो पाँव उठाते हैं अपना, वो भी कम हो जाएगी और बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगी, वाइडर हो जाएगी। अब ये क्यों क्यों हो सकता है कि पेशेंट की एरोबिक कैपेसिटी कम हो गई थी, पेशेंट के मसल टाइट थे। इसके अलावा पेशेंट की जो है मसल स्ट्रेंथ कम थी, हैमस्ट्रिंग का कंट्रोल कम था, बैलेंस डिस्टर्बेंस थी, प्रोप्रोसेप्शंस और पोस्चरल अलाइनमेंट, ये सब मसल्स उसके एक रोल प्ले कर रहे थे कि पेशेंट की गेट डिस्टर्ब हो गई थी। इसके बाद हमने पेशेंट का सिस्टेमिक ओवरव्यू लेना है, पेशेंट का न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर, पल्मोनरी, सब कुछ। पहला क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम पेशेंट के क्या देखेंगे कि नर्वस सिस्टम में क्या चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से एम्बुलेशन प्रॉब्लम बनी है। पेशेंट और डिसोरिएंटेशन होगी, पेशेंट विल अनएबल टू फॉलो द कमांड, और नंबर ऑफ साइनेप्सिस भी वेदेज हमारे पास कम हो जाते हैं, डेंड्राइट्स भी कम हो जाते हैं, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी हर चीज़ डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है न्यूरोवैस्कुलर में, मोटर फंक्शनिंग कम हो जाती है, सेंसरी आउटपुट उनको सेंसेशन भी कम आती है, उनकी विजुअल एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा बिकॉज प्रोप्रोसेप्शन इज डिमिनिश, प्रोप्रोसेप्शन कम हो जाती है, इसीलिए उनके अंदर क्या होता है, पोस्चरल कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाता है, इंक्रीज स्वे उनके अंदर आना चल जाता है, गेट स्वे या फिर स्टैंडिंग स्वे विद क्लोज आई, जिसको हम रोम्बर टेस्ट के साथ मतलब करते हैं, देखते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में उन्होंने क्या कहा है, पेशेंट के मसल फाइबर्स लेस टाइटली पैक, मतलब मसल मैस कम होगा, ठीक है, मसल फैट ज़्यादा हो जाएगा, फिब्रिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, टाइप 2 मसल फाइबर्स कम होना शुरू हो जाएंगे, जो हमने पढ़े थे एज रिलेटेड चेंजेस इन मस्कुलोस्केलेटल में। बोन मिनरल डेंसिटी पेशेंट में कम हो जाएगी, मसल स्टिफनेस मसल स्टिफनेस ज़्यादा हो जाएगी, मसल स्पाज्म ज़्यादा हो जाएगा, और पोस्चरल अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी पेशेंट की। कार्डियोवैस्कुलर में क्या होगा, पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखने कि सिस्टोलिक बीपी कम और स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा, ठीक है। मैक्सिमम हार्ट रेट, नैरोइंग ऑफ कोरोनरी वेसल्स ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ फैट और स्टेनोसिस ऑफ कार्डियक वॉल्स, these are the abnormalities that can occur in the cardiovascular wall.
उसके बाद है वेस्कुलर एंड पल्मोनरी सिस्टम में जो पेरिफेरल ब्लड फ्लो रेजिस्टेंस थी वो ज़्यादा हो जाएगी, वेजल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी और वेजल्स रिजिड हो जाएंगी क्योंकि उनके अंदर फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है अभी स्टेज। डिक्रीज कंप्लाइंस ऑफ बोनी थोरेक्स की कंप्लाइंस कम हो जाएगी जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स में हमारे पास बन सकती हैं। इसके बाद है मोटर कंट्रोल, डिक्लाइन इन प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी, बेस ऑफ सपोर्ट, बैलेंस प्रॉब्लम, डिक्रीज लोअर एक्सट्रीमिटी स्ट्रेंथ। ठीक है, ये इसकी वजह से हमारे पास गेट डिस्टर्ब होगा। उसके अलावा एम्बुलेशन टीम उन्होंने दिखाया कि पेशेंट को एम्बुलेशन करानी है तो हम उसको असिस्टिव डिवाइस देंगे फॉर मोबिलिटी, और वो कौन कौन से सकती हैं, केन्स, वॉकर और क्रचेस पेशेंट को दे सकते हैं। अब केन जब हम पेशेंट को देंगे तो उसके अंदर हमने क्या करना है, इट कैन बी मेड ऑफ वुड और एल्यूमिनियम से बनी हो सकती है, और ये 3 टाइप्स की होती है, एक स्ट्रेट लेग, ट्राइपॉड एंड क्रैब केन और क्वाड केन। जो स्टैंडर्ड है ना वो हमारे पास स्ट्रेट लेग है। ठीक है, अब जो ट्राइपॉड है, ट्राई से ही पता चल रहा है इसकी 3 फीट होंगी। ठीक है, और क्वाड मीन्स 4, तो इसकी 4 फीट होंगी, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियसली 4 वाला करेगा। ठीक है, उसके बाद हम पेशेंट को रोलिंग वॉकर भी दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसको हम हर जगह एम्बुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेप्ट स्टेयर्स क्लाइंबिंग। ठीक है, 2 हैंडल्स हैं। ठीक है, इसके इन्होंने फीचर्स बताए हुए हैं, फ्रंट 2 लेग्स विद व्हील्स। ठीक है, इन दोनों पे व्हील्स होंगे और इनके नीचे हमने रबर पैड लगा देना है ताकि फ्रिक्शन को ओवरकम कर सकते हैं, फ्रिक्शन प्रोवाइड करें। डिक्रीज फ्रिक्शन ऑन कार्बेट पे फ्रिक्शन कम हो सके और ईजीली हम इसको मतलब यूज़ कर सकें। उसके बाद है हैंडल्स विद लेवल विद हिप्स, ये याद रखना कि इनके हैंडल्स कहाँ पे होने चाहिए, एट द लेवल ऑफ हिप्स। एल्बो शुड बी बेंड, एल्बो बेंड होगी 20 to 30% हम इनके ऊपर रखेंगे। एम्ब्रेशन प्रोसीजर क्या होगा, पुश वॉकर, पहले वॉकर को फॉरवर्ड रखेंगे। नेवर लिफ्ट ऑफ द ग्राउंड, हमने वॉकर को ग्राउंड से उठाना नहीं है, हमने बस इसको आगे की तरफ लेकर आना है। ठीक है, स्टेप विद ऑपरेटेड लेग ऑपरेटेड लेग को हमने अफेक्टेड लेग को फिर रखना है और फिर अनऑपरेटेड को रखना है। ठीक है, इस सीक्वेंस याद रखना है। क्या क्या है सीक्वेंस में, पहले वॉकर रखनी है, फिर अफेक्टेड साइड और फिर नॉन अफेक्टेड साइड। ठीक है, और पेशेंट शुड लैंड अलाइन विद रोलिंग वॉकर बैक लेग्स फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और उन्होंने बस ये कहा है कि आपने इसके साथ साथ आना है। ठीक है, और बैक लेग्स फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, जो पीछे वाली टांग हमारी होगी उसके ऊपर हमने अपना बैलेंस कंट्रोल रखना है टू प्रिवेंशन फॉर एनी हिस्ट्री ऑफ फॉल। सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ एम्बुलेशन।